अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर गुल रहमान अलमी और आज का हमारा टॉपिक है सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स जो कि एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड केमिकल्स होते हैं फार्मेसी और केमिस्ट्री के अंदर, खासकर फार्मेसी में और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में जितने भी मेडिसिन वगैरह होते हैं उनमें सरफेक्टेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। और सरफेक्टेंट्स हमारे घरों में भी उनके बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जो हम लोग सोप वगैरह यूज़ करते हैं, कोई सर्फ यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो सरफेक्टेंट से बने हुए होते हैं। उनके अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो सरफेक्टेंट्स होते हैं। अक्सर जो मेडिसिन है उनमें एज अ डिसइंफेक्टेंट्स के तौर पे हम लोग सरफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। और अक्सर जो जिस तरह इमल्शंस हैं, सस्पेंशन हैं और सॉल्यूशंस हैं उनमें एज अ मिसिबिलिटी या डिजॉल्विंग एनहांस करने के लिए हम लोग सरफेक्टेंट्स यूज़ करते हैं। तो सरफेक्टेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल्स हैं, या आप एक्सिपिएंट्स कह सकते हैं या केमिकल्स कह सकते हैं, जो कि हर फील्ड में और इवन के घरों में यूज़ होते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर सरफेक्टेंट्स के हवाले से होगा, जो कि जिसमें हम कंसेप्ट वाइज सरफेस और इंटरफेस टेंशन जो है या इंटरफेशियल टेंशन जो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो सरफेक्टेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेक्टेंट्स किस तरह से काम करते हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ सरफेक्टेंट्स हम लोग पढ़ेंगे। और इसके टाइप्स जो कि हम लोग चार्ज के बेसिस पे इनकी टाइप्स क्लासिफाई करते हैं, केटायनिक, एनायनिक, ज्विटरायनिक एंड नॉन आयनिक, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और फर्दर जो प्रॉपर्टीज हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि कोई भी सरफेक्टेंट जो है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए और किस तरह से वो प्रॉपर्टी सर अंजाम देंगे। तो ये आज हम लोग आज के लेक्चर में हम आते हैं कि सरफेस क्या है, क्योंकि सरफेस और इंटरफेस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज के लेक्चर के लिए। सरफेस जो है वो किसी भी कंपाउंड का जो एक सतह है, जो उसका एक एक्सटर्नल लेयर है, उसको हम लोग सरफेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीवार की अगर हम बात करें, दीवार की अपनी एक सरफेस होगी। आप कोई पेन अगर आप यूज करते हैं उसकी अपनी एक सरफेस। जब हम लोग एक चीज कंसिडर करें कि इस चीज की सतह क्या है, तो उसको हम लोग सरफेस कहते हैं। इस तरह यहाँ पर शो है कि ये फॉर एग्जाम्पल एक सतह है जिसका अपना एक वाइट सरफेस है, जिसके ऊपर कोई भी कंपाउंड चाहे हुआ कि यहाँ पर उसके ऊपर स्टे कर जाते हैं या गिरते हैं इसके ऊपर, तो इसको हम लोग सरफेस कहते हैं। जो कि एक सब्सटेंस के लिए हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, या एक मॉलिक्यूल के लिए हम लोग ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। दूसरी एक टर्मिनोलॉजी हमारे पास आ जाती है इंटरफेस की। इंटरफेस जो है ये किसी भी दो फेजेस के दरमियान जो जहाँ पे दो फेजेस कनेक्ट होंगे एक दूसरे से, उस एरिया को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। आप फॉर एग्जांपल एक हाथ हाथ जो आपका है, वो अगर आप इसका अगर आप एक्सटर्नल सरफेस एरिया कर देंगे तो वो सरफेस है। आप इसी हाथ को जब किसी और चीज के साथ टच करेंगे, आप दूसरे हाथ का साथ टच करेंगे, तो जो दोनों हाथों के दरमियान जो जंक्शन है, उस जंक्शन को हम लोग इंटरफेस कहते हैं। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लाज्मा और कैथोड के दरमियान ये जंक्शन है यहाँ पे, अब ये एक इंटरफेस है। इसी तरह से अब यहाँ पर उन दोनों को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। इसी तरह से जो लिक्विड्स और एयर के दरमियान जो सरफेस है, उसको भी हम लोग इंटरफेस कह सकते हैं। इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस अगर है उसका सरफेस भी होगा और इंटरफेस भी होगा। क्योंकि जब हम लोग उस सब्सटेंस को जब हम लोग अकेले डिस्कस करेंगे या अकेले जब पढ़ेंगे, तो वो उसके लिए सरफेस है। लेकिन जब हम उसको इन कंपैरिजन टू एयर हम पढ़ेंगे, क्योंकि एयर हर जगह पे प्रेजेंट है, इन कंपैरिजन टू एयर जब हम लोग पढ़ेंगे उस सब्सटेंस को, तो वो एक इंटरफेस आ जाएगा। इसी तरह हर एक लिक्विड का, वाटर हो या कोई भी और लिक्विड हो, उसका इंटरफेस भी होता है एयर के साथ। और उसका अपना, अगर हम लोग उसको अकेले कंसिडर करेंगे तो वो फिर उसका सरफेस भी होगा। और हर सब्सटेंस, हर लिक्विड जो है वो दूसरे ड्रग के साथ, दूसरे केमिकल के साथ, दूसरे लिक्विड के साथ जो है वो इंटरफेस भी बनाते हैं, दूसरे केमिकल के साथ वो कंबाइनिंग पैनिक या कोई जंक्शन भी बनाते हैं, जिसको हम लोग इंटरफेस कहेंगे। तो इंटरफेस बेसिकली वो जंक्शन है जो किसी भी दो फेजेस के दरमियान हो। वो दो फेजेस लिक्विड लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड सॉलिड भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड सॉलिड भी हो सकता है, वो गैस और लिक्विड भी हो सकता है, गैस और सॉलिड भी हो सकता है, गैस से मुराद एयर। तो डिफरेंट फेजेस के दरमियान इंटरफेसेस। फिर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि सरफेस टेंशन। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरफेस टेंशन बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, लेकिन अक्सर हमें बेसिकली ये पता होता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी जो कि यूज़ होती है, जो कि सरफेस टेंशन है, इसका हमें नहीं पता चल रहा था। यहाँ पर अगर आप देखें, एक पॉइंट है जहाँ से ड्रॉप्स गिर रहे हैं पानी के अंदर, उसके बाद पानी जो है वो हिल जाती है। पानी का जो सरफेस है, जो सतह है, वो हिल जाती है। आप इसी तरह पानी के अंदर जब आप कोई भी चीज़ डालेंगे, वो जो पानी है वो हिल जाती है बेसिकली। इसको हम लोग सरफेस टेंशन कहते हैं। कि वो, और दूसरा ये है कि जितना सरफेस टेंशन, मतलब ये है कि जितना सरफेस टेंशन जितनी सब्सटेंस की कम होगी, उतने ही वो ज्यादा उसके अंदर सॉल्युबल कोई चीज करवा सकते हैं। अब सरफेस टेंशन से मुराद
ये भी हम कह सकते हैं कि सरफेस टेंशन किसी भी सब्सटेंस का वो एक्सटर्नल सरफेस है कि वो क्योंकि अगर सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो उसका टेंशन ज़्यादा है, वो चीज़ों को अंदर अलाउ नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल अगर वाटर का टेंशन ज़्यादा है, सरफेस टेंशन, तो वो बाकी जो केमिकल्स वगैरह सब्सटेंसेस को अंदर अलाउ नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो वो सब्सटेंसेस जिनका सरफेस टेंशन कम होता है उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, लेकिन वो सब्सटेंसेस जिसका सरफेस टेंशन कम नहीं होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो उसको फिर कोई भी अगर हम लोग ड्रग उसके अंदर या केमिकल उसके अंदर डिजोल्व करवाना चाहें तो उसके लिए ऑटोमेटिकली फिर हम लोग सॉल्युबिलिटी इनहांसर यूज़ करेंगे या कोई ऐसा केमिकल यूज़ करेंगे जिससे उसका सरफेस टेंशन कम हो जाए, और सरफेस टेंशन कम होने की वजह से वो ड्रग या वो केमिकल उस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाए। और इस पर्पज़ के लिए जो हम लोग सर्फेक्टेंट्स कहते हैं, मतलब सर्फेक्टेंट्स वो केमिकल्स हैं जो कि इस सरफेस टेंशन को कम करती हैं, और इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं सर्फेक्टेंट्स को बेस्ड ऑन देयर यूज एंड प्रॉपर्टीज। एक सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं, बाद लोग उसको सरफेस एक्टिव एजेंट्स कहते हैं, बाद लोग उसको वेटिंग एजेंट्स कहते हैं, या इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो इमर्जन में यूज होता है, सस्पेंडिंग एजेंट जो सस्पेंशन में यूज होते हैं। इसी तरह जो डिटर्जेंट्स हम लोग यूज करते हैं घरों पे, वो वेटिंग एजेंट्स या डिटर्जेंट्स आ जाते हैं। तो ये डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि हम लोग सर्फेक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं। सर्फेक्टेंट्स सर मैंने पहले बताया कि ये किसी भी सरफेस का या किसी भी इंटरफेस के जो टेंशन है, जो सरफेस टेंशन है, जो एक चीज पे हो या दो चीजों के दरमियान जो टेंशन है उसको कम करती है, उसको रिड्यूस करती है। अब किस तरह से रिड्यूस करेगी कि ये वहां पर एब्जॉर्ब होगी या एब्जॉर्ब होगी, ज्यादातर एब्जॉर्ब होती है बेसिकली। ये एब्जॉर्ब होगी उन दोनों के दरमियान, जिसकी वजह से उन दोनों के दरमियान जो सरफेस टेंशन है या इंटरफेशियल टेंशन जो है वो कम कर देगी। जब वो टेंशन कम होगी तो उन दोनों की ऑटोमेटिकली बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी। जब बॉन्ड्स डेवलप होंगे तो वो दोनों ऑटोमेटिकली एक दूसरे में डिजोल्व कर जाएंगे या एक दूसरे के साथ वो मिसिबल हो जाएंगे फिर। तो सर्फेक्टेंट्स जो हैं ये मोनोमर इन नेचर होते हैं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं, जिसके अंदर हाइड्रोफोबिक ग्रुप्स जो कि हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं। इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखें वाटर लिविंग या हाइड्रोफिलिक हेड है या पोलर हेड है, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होती है जो कि ग्रीस लिविंग या आप कहें कि ऑयल लिविंग या नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक जो है वो इसका टेल होता है। और जो सर्फेक्टेंट्स होते हैं ये दोनों ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट्स जो एक्वस सॉल्वेंट्स या वाटर बेस्ड सॉल्वेंट्स है, दोनों में ये सॉल्युबल होते हैं। और इसकी रीजन ये है क्योंकि ये एम्फीफाइल्स है। एम्फीफाइल्स मींस कि दे हैव बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, उनके हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों पार्ट्स हैं, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट्स और जो पोलर सॉल्वेंट्स यानी एक्वस सॉल्वेंट्स दोनों में ये सॉल्युबल हो सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों पार्ट्स हैं, उसमें भी सॉल्युबल हो सकते हैं, उसमें भी सॉल्युबल हो सकते हैं। यहाँ पर जो सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर है बेसिकली यहाँ पर आप बेहतर समझ सकते हैं कि इसका एक हाइड्रोफिलिक हेड होता है जो कि पोलर इन नेचर होगा, और एक हाइड्रोफोबिक टेल होता है जो कि कार्बन चेन से बना हुआ होता है बेसिकली, जो कि नॉन पोलर या हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। जो टेल होगी इनकी वो हाइड्रोफोबिक या नॉन पोलर इन नेचर होगा। तो इसके मैकेनिज्म जो है वो तीन तरह से सर्फेक्टेंट्स काम करते हैं। एक इसका रोल अप मैकेनिज्म है, दूसरा इसका इमल्सिफिकेशन है, एंड थर्ड मैकेनिज्म जो है वो सॉलिब्लेशन है। जिस तरह सॉलिब्लेशन हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिटेल से बताया था। तो ये तीन तरह के इसके मैकेनिज्म है कि तीन तरीकों से सर्फेक्टेंट्स जो है वो इसके फर्दर मैकेनिज्म पे मूव करने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है बेसिकली। यहाँ पर अगर आप देखें इसके अंदर यहाँ पे माइसेल बन रहे हैं। माइसेल में अब यहाँ पर ये कोई ब्लैक सब्सटेंस या ड्रग है जिसके अंदर सर्फेक्टेंट्स अपने आप को राउंड शेप में अरेंज कर रहे हैं, राउंड माइसेल्स के फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। इसको हम लोग अब सर्फेक्टेंट्स अपने आप को अरेंज कर रहे हैं किसी भी सब्सटेंस के अराउंड, और इसको हम लोग माइसेल कहते हैं बेसिकली। तो जो सर्फेक्टेंट्स का काम है उसके लिए ये जो माइसेल समझना बहुत जरूरी है कि माइसेल बेसिकली सर्फेक्टेंट्स की खुद ऑटो अरेंजमेंट है। सर्फेक्टेंट्स खुद अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनका जो टेल होगा वो नॉन पोलर सब्सटेंस की तरफ होगा, क्योंकि टेल नॉन पोलर नेचर है, और उनका जो हेड है वो पोलर सब्सटेंस की तरफ होगा। फॉर एग्जांपल वाटर जिस तरह से पोलर है तो उनका पोलर हेड जो है वो वाटर की तरफ होगा, और जो नॉन पोलर टेल है ये ऑयल या किसी भी नॉन पोलर सब्सटेंस की तरफ होगा। इस वजह से इन पोलरिटी और नॉन पोलरिटी की वजह से जो सर्फेक्टेंट्स ये माइसेल्स बनाते हैं। तो उनकी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी भी है माइसेलाइजेशन, जो कि सर्फेक्टेंट्स के अंदर होगी। आप लोगों को माइसेल समझ आ गया है तो फर्दर हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट्स के तरफ हम लोग मूव करते हैं कि सर्फेक्टेंट्स किस तरह से काम करते हैं। सर्फेक्टेंट्स का पहला मैकेनिज्म ये कि रोल ऑफ मैकेनिज्म है।
रोल अप यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये किसी कोई भी कपड़ा है, कॉटन फैब्रिक है या कोई भी और फैब्रिक है, उसके ऊपर कोई स्टेन है, ऑयल स्टेन है, डर्ट है या कोई और सब्सटेंस है, तो सर्फेक्टेंट्स जो है वो इस स्टेन के अराउंड यहाँ पर आके बाइंड कर जाएंगे, इस स्टेन के अराउंड यहाँ पर बाइंड कर जाएंगे। जब ये बाइंड करेंगे तो ये उस स्टेन जब उसके ऑल अराउंड इसके बाइंड कर देंगे, तो ये जो सर्फेक्टेंट्स है ये उसको अपनी जगह से अलग करवा देंगे और उनकी जगह पे सर्फेक्टेंट्स आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो स्टेन जो है वो दोबारा से उस सरफेस के ऊपर नहीं आ सकता होगा, जिसके बाद वो स्टेन फिर पानी के साथ वो डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ से आप लोग अगर समझ लें कि एग्जाम्पल ये वन जो है ये कोई भी स्टेन पार्टिकल है या ऑयल पार्टिकल है जो कि फैब्रिक या सॉलिड सरफेस के ऊपर है, इस पे जब हम लोग सर्फेक्टेंट्स और वाटर, जो वाटर के अंदर हम लोग सर्फेक्टेंट्स या कोई भी डिटर्जेंट या जो सर्फ हम लोग या फॉर एग्जाम्पल सोप हम लोग यूज करते हैं, उनके जो सर्फेक्टेंट्स है वो यहाँ पर इसके अराउंड अपने आप को मसल अरेंज कर लेंगे, यहाँ पर नीचे से वो उसको नीचे से उखाड़ के ले जाएंगे, उखाड़ के उसको निकाल देंगे कपड़े से बाहर जो है वो निकाल देंगे। यहाँ पर अगर आप देखें उसको रोल अप कर रहे हैं, बेसिकली उसको लेके जा रहे हैं, फिर एक टाइम आएगा कि ये सारा का सारा जो ऑयल सब्सटेंस था, जो स्टेन था, वो वहां से रिमूव अप हो जाएगा और इसके अराउंड ये माइसल बना देगा। इसको हम लोग माइसल कहते हैं कि ऑयल पार्टिकल या जो स्टेन है वो माइसल के दरमियान है। तो रोल अप मैकेनिज्म मींस के उखाड़ के ले जाना, किस तरह से उखाड़ेगा कि उसके अराउंड कंबाइन होगा, इस तरह यहाँ पर शो हुआ है, और उसको फिर मसल जिसके अराउंड बना देगा, जिसकी वजह से उस स्टेन को वहां से बाहर ले जाएगा, फिर उसको पानी के अंदर डिजॉल्व करवा लेगा, पानी के अंदर ले आएगा उस स्टेन। मैकेनिज्म है इमल्सिफिकेशन का। इमल्सिफिकेशन मींस के सर्फेक्टेंट्स, ये इमल्सिफिकेशन का जो टर्मिनोलॉजी हम लोग हमेशा ऑयल एंड वाटर के दरमियान हम लोग यूज करते हैं। जब हम लोग ऑयल और वाटर जब मिक्स करते हैं उसके लिए जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं प्रोसेस का, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं। उन ऑयल और वाटर को मिसिबल बनाने के जो प्रोसेस है उसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। और इसमें ये होता है कि इमल्सिफिकेशन का जो बेसिक पर्पज है वो ये होता है कि ऑयल का जो इंटरफेशियल टेंशन है, ऑयल और वाटर का जो इंटरफेशियल टेंशन होगा, उनको इस इमल्सिफिकेशन की वजह से वो कम होगा, जब और फिर ये दोनों आपस में मिसिबल हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम लोग जब वाटर और ऑयल जब हम लोग किसी कंटेनर में डालेंगे, अब इनिशियली ये होगा कि वाटर जो है वो वाटर और ऑयल दोनों अलग अलग लेयर में होंगे, दोनों वाटर और ऑयल दोनों अलग अलग लेयर में होंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो नॉन पोलर है, वाटर पोलर नेचर। लेकिन जब हम लोग सर्फेक्टेंट्स ऐड करेंगे, सर्फेक्टेंट्स क्या करेंगे कि वो उस ऑयल को जो है वो ग्लोब्यूल्स के ऑयल के ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और उन ग्लोब्यूल्स के अराउंड अपने आप को मसल की शक्ल में अरेंज कर लेंगे, जिसमें उनका जो टेल है वो ऑयल की तरफ होगा क्योंकि वो नॉन पोलर है, और जो हेड है वो वाटर की तरफ होगा क्योंकि वो पोलर नेचर है। इस तरह से जो ऑयल है वो ऑयल ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि स्मॉल इन साइज होंगे, ये ग्लोब्यूल्स नैनोमीटर या मिलीमीटर साइज में होंगे, जिसके बाद ये ग्लोब्यूल जो है ये फिर फर्दर आके पानी के अंदर आके मिसिबल हो जाएंगे, पानी के अंदर आएंगे और हमें फिर नजर नहीं आएंगे वो, या पानी के अंदर वो आ जाएंगे। इसको हम लोग इमल्सिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, कि जिसमें सर्फेक्टेंट्स जो है जब हम लोग ऑयल वाटर को मिक्स करते हैं, सर्फेक्टेंट्स ऑयल के अराउंड ऑयल को ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उन ग्लोब्यूल्स के अराउंड अपने आप को मसल के शक्ल में चेंज अरेंज कर लेंगे, और उस ये होगा कि जो सर्फेक्टेंट्स है वो सॉरी जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है वो पानी के अंदर आके इमल्सिफाई हो जाएंगे, या पानी के अंदर जो है वो फर्दर आगे पानी के अंदर वो आ जाएंगे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं बेसिकली। जो हमारे पास प्रोसेस है जिसको हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो सोल्यूबलाइजेशन है, सोल्यूबलाइजेशन में क्या होता है बेसिकली कि जब हम लोग कोई भी जो सोल्यूबलाइजेशन बेसिकली होता है कि पहले जो वाटर है उनके दरमियान स्पेसिस बनते हैं, जो फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट है उसके दरमियान स्पेसिस बनते हैं, फिर सॉल्यूट जो है उनके आपस के बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूट जो है वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जो सॉल्यूट है वो फिर सॉल्वेंट के दरमियान आ जाते हैं। ये हम लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से बताया था, वहां से आप लोग सॉल्यूबलाइजेशन का प्रोसेस फर्दर देख सकते हैं। जो सर्फेक्टेंट्स इनकी क्लासिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनको हम लोग ऑन बेसिस ऑफ चार्ज जो इनके हेड के ऊपर प्रेजेंट होता है उसके ऊपर हम लोग इसको चार क्लासेस में क्लासिफाई करते हैं: एनायनिक सर्फेक्टेंट्स, केटायनिक सर्फेक्टेंट्स, नॉन आयनिक एंड ब्यूटायनिक। नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स ये वो सर्फेक्टेंट्स है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अब ये अगर आप देखें इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो मतलब ये नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स है। केटायनिक सर्फेक्टेंट्स वो सर्फेक्टेंट्स है जिनके हेड के ऊपर, यहाँ पर हम लोग हेड की बात कर रहे हैं, टेल की बात नहीं कर रहे हैं, जिनके हेड के ऊपर जो हाइड्रोफिलिक हेड है उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको हम लोग केटायनिक सर्फेक्टेंट्स कहते हैं।
उनका केटायनिक हेड होगा उनका, और जिनका एन आयनिक हेड होगा, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उनको हम लोग एन आयनिक सरफेक्टेंट कहते हैं। और जिनके ऊपर दोनों चार्जेस होंगे, डिपेंडिंग, या तो दोनों चार्जेस एट अ टाइम भी हो सकते हैं, या डिपेंडिंग अपॉन पीएच, कभी उनका चार्ज प्लस हो जाता है, कभी उनका चार्ज माइनस हो जाता है, उन सरफेक्टेंट्स को हम लोग रिटर्न आयनिक या फिर एम्फोटेरिक सरफेक्टेंट्स कहते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस होंगे। सबसे पहले जो इसकी टाइप है वो एनायनिक सरफेक्टेंट्स है, जिनके हेड के ऊपर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बेसिकली ज़्यादातर जो है ये क्लीनिंग पर्पसेस जो है वो इस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, शैम्पू वगैरह में किसी भी ऑयल या क्ले सब्सटेंस को रिमूव करवाते हैं। उसके जो एग्जांपल्स हैं वो जिस तरह अल्काइल सल्फेट्स, मतलब इनके जो ग्रुप्स हैं ज़्यादातर इसके अंदर अल्काइल सल्फेट ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल इथोक्सिलेट ग्रुप्स होते हैं, सल्फेट। और इसी तरह जो सोप्स हैं उनमें ज़्यादातर एनायनिक सरफेक्टेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, और इनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज होते हैं। सेकेंड जो है वो केटायनिक सरफेक्टेंट्स आ जाते हैं, जो कि सॉल्यूशंस में जो है वो इनके हेड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, केटायनिक चार्ज होगा इनके हेड के ऊपर। और ज़्यादातर जो है ये क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड्स केमिकल इन नेचर होते हैं। और इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इनकी ये है कि ये डिसइंफेक्टेंट्स और प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी काम करते हैं। डिसइंफेक्टेंट्स मीन्स कि ये किसी भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो किसी भी सरफेस से जो है ये रिमूव करवाएंगे, वहां से रिमूव करवाएंगे, क्योंकि इनकी बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट्स हैं। बैक्टीरियोसाइडल मींस के बैक्टीरिया को किल करने वाले इफेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से इसको एज ए प्रिजर्वेटिव के तौर पर भी यूज करते हैं। जिसमें अब डिसइंफेक्टेंट के तौर पर यहाँ पर जो एग्जांपल है, जिस तरह बेंजोइक क्लोराइड जो है, या एसिटाइल पायरिडीनियम क्लोराइड है, ये दो केमिकल अक्सर जिस तरह सोमोजेल क्रीम है माउथ के लिए जो यूज होता है, या अक्सर जो सरफेस पे हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगाते हैं, या फॉर एग्जांपल जो उनके ड्रॉप्स में यूज होते हैं ये। और ये फर्दर जो इन्फेक्शन के खिलाफ एज ए डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज होते हैं। इसी तरह जो डिफरेंट माउथ वाश जो आते हैं, लिक्विड फॉर्म में, उनमें भी अक्सर जो है ये कंपाउंड्स यूज होते हैं, जहाँ पर वो ये दो काम करेंगे, एज ए सर्फेक्टेंट के तौर पे भी यूज होंगे, और सेकेंड यूज जो है वो एज ए एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी यूज होंगे, जरासीम को भी खत्म करवाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी किल करेंगे ये। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ सर्फेक्टेंट्स है, जो केटायनिक सर्फेक्टेंट्स है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये इसी वजह से ये वॉन्ड्स और जो बर्न्स हैं उनको क्लीनिंग पर्पसेस के लिए भी यही जो है वो यूज होते हैं, क्योंकि ये एंटी डिसइंफेक्टेंट या प्रिजर्वेटिव नेचर है, एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट है इनका, बैक्टीरिया को किल करने वाले सर्फेक्टेंट्स हैं। तो ये साफ भी करेंगे और साथ साथ में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको भी किल करवाएंगे। क्लास हमारे पास नॉन आयनिक सरफेक्टेंट्स की आ जाती है। उनके न तो हेड के ऊपर कोई चार्ज होता है, न टेल के ऊपर कोई चार्ज होता है। और इनको ज़्यादातर जो ऑयल या ग्रीस को रिमूव या किसी भी ऑयली स्टेन को रिमूव करने के लिए, या एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे ज़्यादातर जो है वो इमल्शंस में यूज होता है। जिनके हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है वो पॉलीऑक्सीइथाइलिन केमिकल इन नेचर होते हैं, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इसके वो फैटी एसिड्स या फैटी अल्कोहल से बेसिकली बना हुआ होता है। कार्बन फ्रेंड्स होते हैं बेसिकली। इसी तरह फिर फोर्थ हमारे पास क्लास आ जाते हैं एम्फोटेरिक या ड्यूटेरियनिक सरफेक्टेंट्स आ जाते हैं। जिस अब ये जो सरफेक्टेंट्स हैं ये एन आयनिक भी हो सकते हैं, ये केट आयनिक भी हो सकते हैं, और नॉन आयनिक भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ वाटर। पीएच ऑफ वाटर मींस ये किसी भी जो सॉल्वेंट का पीएच है उनके बेसिस पे करते हुए इनके ऊपर कोई चार्ज भी शायद ना हो। जब हम लोग फॉर एग्जांपल के तौर पे जब हम लोग पीएच बहुत ज्यादा लो करते हैं, शायद इनके ऊपर कोई चार्ज ना हो। जब हम लोग पीएच जो है वो 6 या न्यूट्रल की तरफ ले आते हैं, शायद ये पॉजिटिव नेचर हो। या जब हम लोग इसको पॉजिटिव की तरफ जब चार्ज लेके जाते हैं, शायद ये एन आयनिक या केट आयनिक की नेचर हो। ज्यादातर ये होता है कि ये न्यूट्रल पीएच पे नॉन आयनिक की नेचर होते हैं, लेकिन जैसे ही पीएच कम जाएगा, मतलब कम की तरफ जब पीएच होगा, तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो आ जाता है। लेकिन जैसे पीएच जब इंक्रीज होता है तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या केट आयनिक की नेचर ही हो जाते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि एट अ टाइम दोनों चार्जेस इनके ऊपर प्रेजेंट हो, मतलब पॉजिटिव चार्ज भी हो, नेगेटिव चार्ज भी हो। और इनमें जो पॉजिटिव चार्ज वाले, ज्यादातर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगर इनके ऊपर केमिकली अमोनियम ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जो अगर इनके ऊपर कार्बोक्सिलेट और सल्फेट्स या सल्फोनेटेड ग्रुप्स अगर प्रेजेंट होंगे केमिकली, तो फिर उनके ऊपर नेगेटिवली चार्ज आएंगे। जिस तरह यहाँ पर अगर आप देखें, इसके ऊपर ये जो ग्रुप है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस ग्रुप के ऊपर जो है वो जो कार्बोक्सिलेटेड ग्रुप है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज इन तीन ग्रुप्स की वजह से हो सकता है। जो पॉजिटिव चार्ज है ये हमेशा अमोनियम ग्रुप्स की वजह से होगा। जो केटायनिक थे आप लोगों ने पिछले स्लाइड्स में देखा, वहां पर भी पॉजिटिव चार्ज अमोनियम या केटायनिक अमोनियम ग्रुप्स की वजह से ही था। और ये भी जो विट्रायनिक सरफेक्टेंट्स ये भी बहुत ज्यादा डर्मेटोलॉजिकल पर्पसेस के लिए या
शैम्पूज वगैरह में या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ज़्यादातर यूज़ होते हैं क्लीनिंग पर्पस वगैरह के लिए। फिर हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ सर्फेक्टेंट्स का। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब कोई भी सर्फेक्टेंट हम लोगों ने इसके मैकेनिज्म पढ़े हैं, डिफरेंट इसके टाइप्स पढ़े हैं। कोई भी सर्फेक्टेंट जो है हम लोग जिस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। उसके अंदर वेटिंग ऑफ सॉलिड की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर हम लोग उसको सफाई पर्पज के लिए, क्लीनिंग पर्पज के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो पहले तो वो वेटिंग कर सकता होगा, तभी वो साफ कर सकता होगा। इसी तरह वो इमल्सिफिकेशन, अगर हम लोग इमर्जन में यूज कर रहे हैं, इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होना चाहिए उसमें। सॉल्युबिलिटी, अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी एनहांसमेंट के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अगर इसी तरह माइसिलाइजेशन जो प्रॉपर्टी है वो तकरीबन सारों में यूज होती है। और इस तरह जो डिटर्जेंसी है, जिस तरह के डिटर्जेंट या सर्फ वगैरह या सोप यूज होते हैं, वो प्रॉपर्टी भी इनके अंदर होनी चाहिए। वेटिंग ऑफ सॉलिड्स क्या है? वेटिंग ऑफ सॉलिड समझने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि कांटेक्ट एंगल क्या होता है। व्हाट इज कांटेक्ट एंगल? कांटेक्ट एंगल बेसिकली किसी भी दो सरफेसेस के दरमियान या दो फेजेस के दरमियान जो एंगल है, कि जिस एंगल पे वो दो आपस में कांटेक्ट करेंगे, जिस एंगल पे वो दो आपस में मिलेंगे, उसको हम लोग कांटेक्ट एंगल कहते हैं। कांटेक्ट एंगल जिस तरह यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड सरफेस है, ये लिक्विड है, अब इन या ये जो है ये गैस सरफेस है, तो इनके दरमियान जो कांटेक्ट एंगल है वो 90 डिग्री का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे शो है, अब ये 90 डिग्री का कांटेक्ट एंगल है। वो कांटेक्ट एंगल जो है वो 90 से कम भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर 90 से कम कांटेक्ट एंगल है, और वो कांटेक्ट एंगल 90 से ज्यादा भी हो सकता है, जो कि इस तरह यहाँ पर ज्यादा कांटेक्ट एंगल इस तरह यहाँ पर शो हुआ है। अब यहाँ पर कांटेक्ट एंगल इस तरह से बन रहा है यहाँ पर, तो ये वो कांटेक्ट एंगल 90 से ज्यादा भी हो सकता है बेसिकली। इसको हम लोग कांटेक्ट एंगल कहते हैं, कि किस एंगल में दो चीजें आपस में मिलेंगे, उसको हम लोग कांटेक्ट एंगल कहते हैं बेसिकली। के साथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। अब जब हम लोग सिंपल, ये समझने से पहले मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता दूं कि जब हम लोग वाटर फॉर एग्जांपल, जब किसी सरफेस पे आप वाटर पाइप पकड़ेंगे, किसी सरफेस के ऊपर डालेंगे, आप अगर 90 डिग्री से उसके ऊपर डालेंगे, तो वहां से ड्रॉप्स जो है वो आगे पीछे जाने लगेंगे उस सरफेस को, वो सरफेस शायद जल्दी वेट ना हो। लेकिन जब आप एंगल चेंज करेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा करके जब आप पाइप पाइप पकड़ेंगे और टेढ़ा करके जब पानी किसी चीज के ऊपर पाइप से निकालेंगे, तो उस या किसी कपड़े के ऊपर, किसी और सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर या सॉइल के ऊपर, तो जब आप एंगल 90 से कम करके उसके ऊपर पानी फेंकेंगे, वो जल्दी वेट होगा, या उसकी जो वेटिंग एबिलिटी है वो ज्यादा इंप्रूव होगी। तो इसलिए कंटैक्ट एंगल बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वेटिंग ऑफ सॉलिड जो है ये है क्या? जब हम लोग कोई भी लिक्विड ड्रॉप, जब हम लोग या लिक्विड जब हम लोग पोर करते हैं सरफेस में, तो वो होमोजेनस सॉलिड सरफेस जो है वो सॉलिड सरफेस के साथ होमोजेनस, जब हम लोग लिक्विड यहाँ पर रखते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर फैल जाता है वो बेसिकली। इसका मतलब कि वो टोटल फ्री एनर्जी को मिनिमाइज करके, मतलब उसकी जो सरफेस की फ्री एनर्जी थी उसको कम करेगी, या उसकी जो फ्री एनर्जी मींस के सरफेस टेंशन को वो कम करेगी, जिसकी वजह से खुद उसके ऊपर फैल जाएगी वहां पे। अब फॉर एग्जांपल ऑयल जो है वो किसी भी सरफेस पे जल्दी नहीं फैलता, क्योंकि वो सरफेस टेंशन को ज्यादा बेहतर कम नहीं कर सकता। इस तरह वाटर जो है वो जल्दी से कम कर सकता है, तो वो जल्दी फैल जाता है फिर। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो है वो कांटेक्ट एंगल है। कांटेक्ट एंगल कोई भी वो एंगल जो सॉलिड और लिक्विड या फिर जो दो फेजेस के दरमियान हो, उसको हम लोग कांटेक्ट एंगल कहते हैं। इस तरह यहाँ पर भी शो हुआ है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग यंग्स इक्वेशन से इसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर हम लोग सरफेस या इंटरफेशियल टेंशन किसी भी कंपाउंड का अगर पता हो, या दो सब्सटेंस की जो इंटरफेशियल टेंशन है या उनके अपने इंडिविजुअल सरफेस टेंशन है, वो अगर हमें पता हो, तो उससे फिर हम लोग cos थीटा या कांटेक्ट एंगल जो है वो फिर हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर फॉर्मूले में शो हो, जिस तरह वाई एल जो है वो सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड है, इसी तरह जो वाई एस है वो सरफेस एस एल जो है वो सरफेस एस जो है वो सरफेस टेंशन ऑफ सॉलिड है। और इसी तरह जो वाई एस एल है ये इंटरफेशियल टेंशन है सॉलिड और लिक्विड की। जब हम लोग इंडिविजुअल की बात करें तो वो सरफेस आ जाता है। इस तरह मैंने पहले भी बताया, जब हम लोग दोनों को इकट्ठे दोनों की सरफेस की बात करें तो फिर वो इंटरफेशियल आ जाता है, जिससे इंटरफेशियल टेंशन है। तो ये तीन पैरामीटर्स अगर हमें पता हो, हम लोग कांटेक्ट एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और कांटेक्ट एंगल जो है उसके फिर कांटेक्ट एंगल 90 से जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं कांटेक्ट एंगल, तो वो अगर 90 से कम हो, तो उनकी जो वेटिंग एबिलिटी है वो ज्यादा होगी, वो ज्यादा बेहतर वेटिंग एजेंट के तौर पे यूज, वो ज्यादा बेहतर वेट कर सकता होगा सॉलिड्स को। लेकिन कांटेक्ट एंगल अगर 90 है या 90 से अगर ज्यादा है, तो उनकी वेटिंग नहीं होगी या बहुत ही कम वेटिंग होगी। कांटेक्ट एंगल जितना कम होगा,
जितना 90 से कम होगा उतना ही बेहतर जो है वो वेटिंग एबिलिटी होगी। कंटेक्ट एंगल अगर 0 होगा तो कंटेक्ट एबिलिटी जो है वो 100% होगी। 100% जो है वो कंटेक्ट या वेटिंग एबिलिटी होगी उस सब्सटेंस के। फिर और यहाँ इसी तरह वो सब्सटेंसेस जो कि इस वेटिंग या वेट कर सकते हैं सॉलिड सरफेस को, उसको हम लोग वेटिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकली इसका डेफिनेशन हम लोग इस तरह से कर सकते हैं कि कोई भी वो सब्सटेंस, क्योंकि जब फॉर एग्जांपल जब हम लोग वाटर यहाँ पर जब हम लोग वाटर पोर करेंगे तो वो वाटर या वो सब्सटेंस क्या करेगा कि वहां पर जो एयर था उसको डिस्प्लेस करके एयर की जगह पे खुद आ जाएगा, तो कोई जिसकी वजह से उसको वेट कर लेगा। फिर तो कोई भी वो सब्सटेंस जो किसी भी जगह से एयर को डिस्प्लेस कर सकते हैं और लिक्विड और दो सरफेसेस के दरमियान जो है वो उनको वेट करवा सकते हैं, उस एयर को डिस्प्लेस करने को जिसको वेट करवा सकते हैं, उस सब्सटेंस को हम लोग वेटिंग एजेंट्स कहते हैं। सरफेक्टेंट्स जो है वो एज ए वेटिंग एजेंट भी इनको कहा जाता है, वेटिंग एजेंट के तौर पे भी ये यूज होता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कि सरफेक्टेंट्स का जो सेकंड प्रॉपर्टी थी इमल्सिफिकेशन, हम लोगों ने पहले भी बताया। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें, जब हम लोग ऑयल और वाटर को जब हम लोग मिक्स करेंगे, दो डिफरेंट पोलर और नॉन पोलर फेजेज हैं, वाटर जो है वो पोलर है, ऑयल जो है वो नॉन पोलर, जब हम लोग इन दो को मिक्स करेंगे तो दो तरह के सॉल्यूशन या मिक्सचर्स बनेंगे। या तो ये होगा कि ये दोनों जो है वो अलग अलग, क्योंकि ये दोनों इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ऑयल जो है वो अलग से लेयर बनाएगा और वाटर जो है वो अलग से लेयर बनाएगा डिपेंडिंग अपॉन डेंसिटी एंड अमाउंट। सही है। लेकिन जब हम लोग सरफेक्टेंट्स ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, इनसे इमल्जन बनेगा। इमल्जन जो है क्या होगा कि इसमें जो जिस तरह मैंने पहले बताया कि जो ऑयल जो ड्रॉपलेट्स हैं, जो ऑयल जिस तरह यहाँ पर हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि ऑयल जो था वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था, जिसके अराउंड जो है वो सरफेक्टेंट्स अपने आप को मसल की शक्ल में अरेंज कर रहे थे और उसको फिर पानी के अंदर मिसेबल करवा रहे थे। तो जो इमल्जन है ये बेसिकली मिसिबल मिक्सचर है ऑयल और वाटर का, और इस प्रोसेस को हम लोग इमल्सिफिकेशन कहते हैं, जिसमें ये ऑयल और वाटर को इमल्सिफाई करवाने का जो प्रोसेस है बाय यूजिंग सरफेक्टेंट्स या इमल्सिफाइंग एजेंट्स या इमल्जेंट्स, इस प्रोसेस को हम लोग सरफेक्टेंट्स के अंदर इमल्जन या इमल्सिफिकेशन करने की भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो दो इमिसिबल लिक्विड्स को या दो से ज्यादा अगर इमिसिबल लिक्विड्स हम लोग मिक्स करवा रहे हैं, उन दोनों का स्टेबल इमर्जन जो है उनको बनाना चाहिए। और ये हम लोग करते किस तरह से हैं कि जब हम लोग दो डिफरेंट फेजेस को मिक्स करते हैं, ऑयल और वाटर को, उनको हम लोग एजिटेट करेंगे, शेकिंग करेंगे उसकी, और उसके अंदर हम लोग ड्रॉपलेट सरफेक्टेंट्स डालेंगे और उस दौरान ये होगा कि जो सरफेक्टेंट्स है वो ऑयल के अराउंड जो है वो ऑयल को ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उनका जो इंटरफेशियल टेंशन है वो कम कर देगा, जिससे जो सब्सटेंसेज हैं यानी जो ऑयल ग्लोब्यूल्स जो है वो वाटर के अंदर आके जब उनका इंटरफेशियल टेंशन कम होगा तो वाटर सब्सटेंस ऑयल ग्लोब्यूल्स जो है या ऑयल जो है वो वाटर के अंदर आ जाएगा। फिर बेहतर समझ सकते हैं कि जब हम लोग ऑयल को जब हम लोग पानी के अंदर मिक्स करते हैं तो ये जो ऑयल ग्लोब्यूल्स जो बनते हैं, अब ये किस तरह से बनते हैं, ऑयल जो ग्लोब्यूल्स ये बेसिकली बडिंग ऑफ मैकेनिज्म या बडिंग मैकेनिज्म से बनते हैं। ये ऑयल है बडिंग में, जिस तरह आटा हम गूंथते हैं, आटे को फिर पेड़े उससे निकालते हैं, तो बेसिकली बडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। इसी तरह से जो सरफेक्टेंट से वो क्या करते हैं कि ये ऑयल है, वो ऑयल के सरफेस से ऑयल अलग करवाएंगे। सर यहाँ सरफेस से ये ऑयल फॉर एग्जाम्पल ये अलग हुआ है यहाँ से, तो ये ऑयल ग्लोब्यूल होगा। इस ये ऑयल ग्लोब्यूल्स या इसको हम लोग ड्रॉपलेट्स भी कह सकते हैं या ग्लोब्यूल भी कह सकते हैं। इस तरह से सारा का सारा ऑयल जो है वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो ऑयल ड्रॉपलेट्स या ऑयल ग्लोब्यूल जो है वो फिर पानी के अंदर आ जाएंगे, पानी के अंदर वो मिसिबल हो जाएंगे। फिर इसी वजह से जो इमल्सिफिकेशन इसमें तीन तरह के प्रोसेस होते हैं बेसिकली। एक प्रोसेस में ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जो कि होना भी चाहिए कि इंटरफेशियल टेंशन जो है वो कम हो जाएगा ताकि थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जो है वो इमल्जन बन जाए। और दूसरा प्रोसेस, ये दो प्रोसेस जो है वो ये होते हैं कि जिस तरह इनके अराउंड इंटरफेशियल फिल्म बनता है, अब ये फिल्म अगर ना बने तो जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है वो आपस में दोबारा से मिल जाएंगे। जब वो आपस में दोबारा मिलेंगे ऑयल ग्लोब्यूल्स तो वो दोबारा से बड़े बड़े ऑयल में कन्वर्ट हो जाएंगे। सही है, जिसकी वजह से मतलब रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर है ये क्या करते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल डबल लेयर की वजह से जो ऑयल ग्लोब्यूल्स एक दूसरे से दूर रहेंगे, जब वो दूर रहेंगे तो इमर्जन स्टेबल फॉर्म में होंगे, लेकिन जब वो एक दूसरे के करीब आएंगे, अगर ये डबल लेयर ना बने या इंटरफेशियल फिल्म अगर ना बने तो उससे फिर ये होगा कि स्ट्रॉन्ग इंटरफेशियल फिल्म अगर ना बने या इलेक्ट्रिकल डबल लेयर अगर ना बने तो उससे ये होगा कि जो ऑयल ग्लोब्यूल्स है वो आपस में दोबारा से इकट्ठे हो जाएंगे
जिसकी वजह से वो फिर से एक होके अलग से ऑयल जो है वो अलग हो जाएगा, फिर वाटर से रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो इसलिए ये दोनों चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है, बल्कि तीनों चीजें इम्पोर्टेंट है कि पहले हम लोग पहला जो है वो इमर्जन बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी दो जो है वो उनको स्टेबल करने के लिए इम्पोर्टेंट है बेसिकली, कि वो इमर्जन जो है वो दोबारा से इमिसिबल लिक्विड्स में कन्वर्ट ना हो जाए। लेकिन फिर हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो सोल्यूबिलिटी की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सोल्यूबिलिटी बेसिकली है क्या, अगर हम लोग सर्फेक्टेंट्स यूज कर में अगर हम लोग सोल्यूशन को डिफाइन करें तो वो ये होगा कि जो कोई भी स्टेबल सॉल्यूशन बनाना उन सब्सटेंसेस का जो कि नॉर्मली तौर पर, नॉर्मली मींस कि जब हम लोग सर्फेक्टेंट यूज ना करें तो उस जब हम लोग सर्फेक्टेंट यूज किए बगैर कोई भी सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि इनसॉल्युबल है या बहुत ही कम जो है वो सॉल्युबल है सॉल्वेंट के अंदर या किसी भी वाटर के अंदर या किसी भी और सॉल्वेंट के अंदर, तो उन सब्सटेंसेस को अगर हम लोग सर्फेक्टेंट्स के जरिए से डिजोल्व करवा लें, उस प्रोसेस को हम लोग सोल्यूबिलाइजेशन कहते हैं। सोल्यूबिलाइजेशन मींस कि जब फॉर एग्जांपल नमक जो है वो वाटर में सॉल्युबल है, वो नॉर्मली तौर पर सॉल्युबल है तो उसमें सर्फेक्टेंट यूज करने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल सोल्यूबिलाइजेशन है। अब अगर कोई ऐसी सब्सटेंस जो है वो फॉर एग्जांपल ऑयल जो है वो वाटर में इनसॉल्युबल है, सही है, या कोई भी और सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, लेकिन जब आप सर्फेक्टेंट्स डालते हैं और वो सॉल्युबल हो जाते हैं पानी के अंदर, तो वो भी एक सॉल्युबलाइजेशन है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सर्फेक्टेंट्स एडिड सॉल्युबलाइजेशन, या सर्फेक्टेंट की वजह से जो सॉल्युबलाइजेशन हुई है। सही है, सर एड मींस हेल्प, सर्फेक्टेंट एडिड एआईडी एडिड सॉल्युबलाइजेशन जिसको हम लोग कहते हैं। तो ये बेसिकली वो सॉल्युबलाइजेशन है कि वो सब्सटेंस जो कि नॉर्मली तौर पर इनसॉल्युबल होते हैं या बहुत स्लाइटली कम सॉल्युबल होते हैं, तो उसको हम लोग फिर सोल्यूबल बनाते हैं बाय एडिशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स की वजह से उनको हम लोग सोल्यूबल बनाते हैं, और उसको भी हम लोग फिर सोल्यूबलाइजेशन प्रोसेस ही कहते हैं। और इसमें जो हम लोग सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं वो हम लोग जो क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन है उसमें इससे लार्जर अमाउंट में यूज करते हैं। क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट्स की वो अमाउंट है जिसने अमाउंट या जितने कंसंट्रेशन पे वो माइसिल बनाएंगे, तो उसको हम लोग क्रिटिकल माइसिल कंसंट्रेशन कहते हैं। और सोल्यूबलाइजेशन में इस अमाउंट से ज्यादा कि हम लोग सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं तब वो सोल्यूबलाइजेशन कर पाएंगे। फिर हमारे पास मार्शलाइजेशन आ जाता है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक हम लोग पढ़ भी रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को समझ भी आ गया होगा। मार्शलाइजेशन बेसिकली वो प्रोसेस है जिसके थ्रू सर्फेक्टेंट जो है वो अपने आप को इन मार्शल्स के फॉर्म में अरेंज करवाएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग मार्शलाइजेशन कहते हैं कि सर्फेक्टेंट्स अपने आप को मार्शल के फॉर्म में अरेंज करवाएंगे, उस प्रोसेस को हम लोग मार्शलाइजेशन कहते हैं। अब कोई भी सर्फेक्टेंट अगर उसके अंदर मार्शलाइजेशन की अगर प्रॉपर्टी ना हो तो न तो वो इमर्सिफिकेशन कर सकते हैं, न वो सोल्यूबलाइजेशन कर सकते हैं, उनकी बाकी प्रॉपर्टीज भी फिर नहीं होगी। इसलिए जो सोल्यूबलाइजेशन प्रॉपर्टी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब कोई भी ड्रग के अराउंड जब मसल बनते हैं, मतलब सोल्यूबलाइजेट मींस के सॉल्वेंट के अराउंड जब ड्रग्स ड्रग्स और फॉर एग्जांपल कोई भी केमिकल सब्सटेंस को जब हम लोग सॉल्वेंट के साथ या सॉल्यूट सॉल्वेंट जब हम लोग मिक्स करते हैं, तो और वो उसकी जो मिक्सिंग या सोल्यूबलाइजेशन जो वो अगर हम लोग माइसलाइजेशन के जरिए से करवाएंगे तो उसमें जो ड्रग है वो 4 जगहों पे हो सकती है। ड्रग जो है वो 4 लोकेशन पे हो सकते हैं। एक तो वो है कि ड्रग जो है वो बिल्कुल, जिस तरह फोर्थ पॉइंट है कि बिल्कुल वो जो स्पेस है अंदर जो स्पेस बन रहा था बिल्कुल इस स्पेस के अंदर अगर है तो उसको हम लोग वो फोर्थ कैटेगरी आ जाती है। दूसरी ये है कि वो यहाँ पर नहीं है, इनके जो हेड्स हैं और उनके जो लेयर्स हैं, उनके जो पोलर हेड्स और नॉन पोलर टेल्स उन दोनों के दरमियान जो है वो सब्सटेंस यहाँ पे अगर पड़ा हो तो वो फिर हमारे पास मतलब यहाँ पर भी वो ड्रग या सब्सटेंस हो सकता है। इसी तरह से वो सब्सटेंस जो है वो उनके हेड्स के दरमियान भी हो सकता है, और इसी तरह से वो सब्सटेंस जो है वो बिल्कुल इसके बाहर भी हो सकता है जो कि फिजिकली इसके सरफेस के ऊपर अटैच होगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल एक चीज है, आप जो है वो फॉर एग्जांपल रोड पे हैं तो बिल्कुल बाहर है, सही है। आप फॉर एग्जांपल उसको थोड़ा सा गली के अंदर आप आ जाते हैं तो आप उसके हेड के साथ फॉर एग्जांपल हेड के दरमियान आप हैं या गेट के दरमियान आप हैं, आप और ज्यादा अंदर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप और ज्यादा आप सब्सटेंस अंदर आ जाते हैं, ये उसकी यहाँ पर भी कोई भी ड्रग या सब्सटेंस हो सकता है मसल में। और इसी तरह आप जब बिल्कुल अंदर आ जाते हैं कमरे के अंदर, जब आप घुस जाते हैं, अब आप बिल्कुल अंदर आ गए तो यहाँ पर भी ड्रग सब्सटेंस हो सकता है, बिल्कुल अंदर करके भी हो सकते हैं। ये उसकी पोलरिटी और जो पोलरिटी है उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई सब्सटेंस बहुत ज्यादा पोलर है तो वो हेड्स के ऊपर बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा, अगर वो बिल्कुल नॉन पोलर है तो वो टेल्स के दरमियान बिल्कुल आ जाएगा, यहाँ पर जिस तरह शो हो रहा है। इस तरह अगर कोई सब्सटेंस थोड़ा सा पोलर है थोड़ा सा नॉन पोलर है तो वो फिर इन दो जगहों में से कहीं पे फिर आ सकता है। फिर फिफ्थ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिटर्जेंसी है, जो कि डिटर्जेंट्स हम लोग सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं क्लीनिंग और रिमूविंग पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, सही है।
या साफ वगैरह सफाई वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। और इस पर्पज़ में भी जो सर्फेक्टेंट्स है वो बेसिकली माइसेल्स बनाते हैं, तो वो किसी भी सब्सटेंस को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। जो डिटर्जेंसी है वहाँ पर बेसिकली जो फैला मैकेनिज्म था, रोल अप मैकेनिज्म, वो यहाँ पर जाता है। यहाँ पर देखें कोई भी कपड़े के ऊपर जब दाग हो, ऑयल वगैरह हो, जब कपड़े के ऊपर डर्ट हो, तो उसके ऊपर हम लोग पानी जो है वो डालते हैं। पानी से फॉर एग्जाम्पल अगर वो साफ ना हो तो हम लोग सर्फेक्टेंट्स या हम लोग फॉर एग्जाम्पल सर्फ हम लोग यूज़ करते हैं, सोप हम लोग यूज़ करते हैं, या कोई भी सर्फेक्टेंट जो हम लोग यूज़ करते हैं। जब हम लोग वो ऐड करते हैं सर्फेक्टेंट्स क्या करेंगे कि वो रोल अप मैकेनिज्म के जरिए से उस जो स्टेन है, वो जो ऑयल है, जो डर्ट है, उसके अराउंड जो है वो मसल बनाएंगे और उसको अलग कर देंगे, वहां से उसको रिमूव कर देंगे उस ऑयल पार्टिकल को वहां से, और उसको पानी के अंदर ले आएंगे। और वो पार्टिकल जो है वो फिर पानी के साथ बह जाएगा, पानी के साथ वो फिर चले जाएगा। इस ओवरऑल इस प्रोसेस को हम लोग डिटर्जेंसी कहते हैं कि सर्फेक्टेंट्स के अंदर जो है वो ये प्रोसेस करवाने की काबिलियत होनी चाहिए सर्फेक्टेंट्स के अंदर। डिटर्जेंसी जो है वो सर्फेक्टेंट्स के अंदर है, वो मेन ही प्रोसेस है। जिस तरह हम लोगों ने पहले कहा कि सर्फेक्टेंट जो है वो सरफेस या इंटरफेशियल टेंशन को कम करती है, कोई किसी भी दो फेजेस के दरमियान जो टेंशन होगा उसको ये कम करेगी, जिससे फर्दर जो है वो आगे जो भी सब्सटेंस है, एग्जाम्पल वाटर और जो डर्ट है, उनके दरमियान इंटरफेशियल टेंशन कम होगा। जब वो कम होगा तो डस्ट जो है वो ऑटोमेटिकली वाटर के अंदर फिर आ जाएगा, उसके अराउंड सराउंड कर लेंगे और उसके अराउंड मसल बना देंगे, जिसकी वजह से वो स्टेन पार्टिकल जो है वो ऑटोमेटिकली वाटर के अंदर आ जाएगा। और उसमें अगर ऑयल पार्टिकल्स होंगे तो वो फिर इमल्सिफिकेशन से काम लेंगे। अगर कोई और स्टेन या कोई और सॉलिड पार्टिकल है तो वो उससे फिर जो उसमें फिर जो है वो रोल अप मैकेनिज्म से फिर काम करेंगे। वो मतलब उस सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं कि सर्फेक्टेंट जो है वो कौन सा मैकेनिज्म या कौन सी तरीका अप्लाई करता है। फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी जाते हैं सुबह, अब वो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप गलियों से गुजर गुजर के जाएं, आप रोड से आ जाएं, आप कोई भी रास्ता आप इख्तियार करें। तो इसी तरह सर्फेक्टेंट्स भी हैं, सर्फेक्टेंट की अपनी मर्जी है कि वो कौन सा मैकेनिज्म अप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन ये उस सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। ये इस पे डिपेंड करते हैं कि उन्होंने करना क्या है, किसको वो डील करे, इस पे डिपेंड करता है ये। Thank you so much, all of you. This was all about the surfactants और जो common principles या common जो properties या उनके जो common terminologies थे या उनके जो concepts थे surfactants से related. Thank you so much.